एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी की टैक्स रिटर्न दो किस्म की होती है, बिकॉज नॉन रेजिडेंट भी तो दो किस्म के होते हैं। एक वो नॉन रेजिडेंट जिसकी पाकिस्तान में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती, 1 रुपये की भी नहीं, और दूसरा वो नॉन रेजिडेंट जिसका पाकिस्तान में या आउट ऑफ पाकिस्तान दोनों जगहों पर सोर्स ऑफ इनकम होती है। तो अब ये दोनों अपनी टैक्स रिटर्न को कैसे डिफ्रेंशिएट करके सबमिट कर सकते हैं? वो कौन सा काम है जिसको अगर आप नहीं करेंगे तो आप नॉन रेजिडेंट कंसिडर ही नहीं होंगे? यही सब कुछ तो आप आज इस वीडियो में जानोगे। यहाँ से मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने टैक्स रिटर्न की तमाम कैटेगरीज के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव इनकम टैक्स मास्टर कोर्स डिज़ाइन किया है, जिसमें आपको A to Z फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। तो कोर्स को अवेल करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक करें एंड फॉर्म सबमिट कर दें। इस कोर्स के डिटेल्स के लिए वेबसाइट और यूट्यूब वीडियो के लिंक्स भी नीचे मौजूद हैं, वहाँ डिटेल्स देखकर भी फॉर्म सबमिट किया जा सकता है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। नॉन रेजिडेंट की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए दो डिफरेंट वर्किंग कंडीशंस हैं। पहले आप उस नॉन रेजिडेंट की रिटर्न के बारे में जानोगे जिसकी पाकिस्तान में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। सेकंड नंबर पर आप पाकिस्तान एंड आउट ऑफ पाकिस्तान दोनों जगहों पे इनकम कमाने वाले नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी की रिटर्न का मेथड जानोगे। पहली किस्म के बंदे जो हैं वो बाहर से रेवेन्यू भेजते हैं यहाँ अपनी फैमिलीज़ को, और वो फैमिलीज़ यहाँ उन पैसों को डिफरेंट चीज़ों के लिए खर्च करती हैं जिन पर उनको विदहोल्डिंग टैक्स भी देना पड़ता है। दूसरी किस्म के नॉन रेजिडेंट्स यहाँ प्रॉपर्टी ओन करते हैं, शॉप्स ओन करते हैं, बहुत से लोगों के यहाँ बिजनेसेस हैं, कई लोग तो यहाँ रेंट रिसीव करते हैं, एंड इसके अलावा बहुत से सोर्सेज ऑफ इनकम इमेजिन किए जा सकते हैं नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ के लिए। तो चलिए पहली किस्म के नॉन रेजिडेंट की टैक्स रिटर्न फाइल करने से शुरू करते हैं। सिंपल, आपने IRIS की वेबसाइट पे आना है और NTN बनाते वक्त जो आपने लॉगिन और पासवर्ड क्रिएट किया था उसके साथ यहाँ पे अपने ऊपर आपने NIC नंबर लिखना है, नीचे आपने अपना पासवर्ड लिखना है। हो सकता है ये पासवर्ड आपकी ईमेल में हो, या अगर आपने उसको रिप्लेस कर लिया है तो अपना पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने लॉगिन का बटन दबा देना है। लॉगिन करने के फ़ौरन बाद आप आ जाओगे अपने डैशबोर्ड पे, और एक वो नॉन रेजिडेंट जिसकी पाकिस्तान में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उसके लिए FBR ने एक डेडिकेटेड फॉर्म तैयार किया हुआ है। हम उसी को यूज़ करेंगे क्योंकि वही सबसे आसान है। उसके लिए आपने ये डिक्लेरेशन के टैब पे जाना है और यहाँ से ये है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, ये वाला फॉर्म जो है ये आपने ले लेना है। यहाँ पे आके आपने पीरियड चूज़ करना है 2022 और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे ये मैं बताता चलूँ कि अगर आपने पिछले साल एज ए नॉन रेजिडेंट अपनी रिटर्न फाइल की होगी तो वो वैल्यूज़ जो हैं उसके लिए यहाँ पे कोई इंपोर्ट का बटन नहीं दिया गया। ये आपको फ्रेश, क्योंकि हमेशा हर साल ये जो वैल्यूज़ होती हैं टैक्सेस जितने होते हैं ये फ्रेश होते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पे वो बटन नहीं दिया होगा। जब हम दूसरी सोर्स ऑफ इनकम वाले बंदे की करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे बटन होगा, वो मैं आपको बताऊँगा तब। अच्छा, अब ये जो पर्सन होता है इसने क्या किया, इसने बाहर से रकम भेजी है जिसको यहाँ पर उसके फैमिली ने यूज़ किया डिफरेंट चीज़ें ख़रीदने के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। कई जगहों पे बंदा यूज़ करता है, तो वो सारे जगहों पे जो ये टैक्सेस पे करेगा तो वो सारी डिटेल आएगी इस जगह पे। सिंपली स्टार्ट करते हैं विड्रॉल से, कि बाहर से जो भी पैसा भेजा तो उसको यहाँ से कैश कराने में कितना पैसा लगा, फिर अगर उस पैसे को आगे कहीं ट्रांसफ़र किया है तो उस पर आपको कितना टैक्स पड़ा उसके ट्रांजैक्शन पे। और ये साथ में रेलिवेंट हेड्स दिए होते हैं, अगर आप इनको भी पढ़ना चाहो तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ये भी पढ़ सकते हैं ताकि आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल जाए। उसके बाद अगर आपने मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन वगैरह फ़ी ली, यानी यहाँ पे मोटरसाइकिल ली है, किसी ने कार ली है, आपकी फैमिली में किसी ने पैसा आपने बाहर से भेजा था, उसकी रजिस्ट्रेशन पे, ट्रांसफ़र पे, सेल पे कितना कितना टैक्स पे किया, ये सभी डॉक्यूमेंटेड चीज़ होती हैं, इसलिए इनको ढूंढना आपके लिए बहुत आसान है। ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर बिल है, कितना बिल एक साल में आपने आया उसके ऊपर कितना टैक्स दिया। फिर टेलीफोन, सेलफोन, प्रीपेड बिल, फ़ोन यूनिट, इंटरनेट बिल, ये सभी चीज़ें आपके पास मौजूद है। इनको डिक्लेयर करने के लिए मैं एक दो आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये इंटरनेट बिल है और PTCL के ऊपर आपने DSL का नेटवर्क लिया हुआ है, तो इंटरनेट के खाने में आप लिख देंगे, मिसाल के तौर पर आप अपना नंबर लिखोगे, जो नंबर होगा PTCL के नीचे आप लिखोगे PTCL DSL और आपने किया ओके। एक साल में अगर आपका बिल बनता है मिसाल के तौर पर 36,000 का बिल बना है, उसके अगेंस्ट कितना टैक्स पे किया, 3600 किया, जितना भी किया जो वो आपके बिल के ऊपर मौजूद होगा उसको आपने यहाँ पे लिखना है, रिसिप्ट वैल्यू, और आगे उसके ऊपर जितना टैक्स कटा है इसको आप करोगे कैलकुलेट, तो ये देखें ये 3600 वैल्यू आ गई। इसी तरह से तो जैसे कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। इसी तरह से जितने हेड हैं ये यहाँ पे परचेज ऑफ ऑक्शन, यानी अगर आपके पैसे से यहाँ पे किसी ने कोई ऑक्शन में कोई चीज़ परचेज़ की है उस पर उसने गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया है। फिर डोमेस्टिक एयर टिकट है, एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल किया, टिकट पे कितना दिया है। एजुकेशन, आपके बच्चों की यहाँ पे एजुकेशन है और उस स्कूल वाले अगर कोई टैक्स काटते हैं आपकी उस फीस के अगेंस्ट तो वो आ जाएगा। ये परचेज़ या ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, फिर परचेज़ ऑफ इंटरनेशनल एयर टिकट है। उसके बाद है बैंकिंग ट्रांजैक्शन अदरवाइज दैन थ्रू कैश, यानी कैश के अलावा जितनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन है उस पर आपका कितना टैक्स बना है, तो वो सारा इसके सामने आप लिखते जाएंगे क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेड है। अभी नीचे देखें सबसे नीचे तो आपको ये रिफंडेबल इनकम टैक्स में 3600 आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है जो पैसा बाहर से भेजोगे वो यहाँ पे यूज़ होगा, आपकी टोटल इनकम जो है वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होती है अगर आप बाहर से पैसा भेजते हैं, और पाकिस्तान में अगर आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो लिहाजा जितने भी हेड है यहाँ पे, मिसाल के तौर पर मैं एक और ऐड करता हूँ, जैसे ये है विड्रॉल फ्रॉम बैंक।
इसे ड्रा करने के लिए आपने ऊपर अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखना है, नीचे आप लिखोगे मेरा बैंक का MCB है और सेविंग अकाउंट है। नाम अपना लिखना चाहे तो लिख दें, वरना ज़रूरी नहीं है। आप लिखोगे यहाँ पर रिसिप्ट वैल्यू टोटल कितना था, टोटल था जी कितना टैक्स कटा है, जितना भी टैक्स कटा होगा उस हिसाब से आपने वो डॉक्यूमेंट पे देख लेना, अपनी बैंक स्टेटमेंट पे उसको आपने यहाँ पे लिख देना है और इसको कैलकुलेट करें तो ये देखेंगे ये 5100 ये हो गया और नीचे भी 5100। अब ये जो 5100 है, अब ये जो 5100 आ रहा है नीचे रिफंडेबल में, ये आपको टोटली रिफंडेबल होगा, आप इसका रिफ़ंड ले सकते हैं। रिफ़ंड किस तरह से हासिल करना है उसकी वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पर और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वो देख लीजिएगा। अच्छा, ये तो हो जाएंगे आपके टैक्सेस जितने वो यहाँ पे करेंगे। टैक्सेस की डिटेल बताने के बाद आ जाती है बारी आपकी वेल्थ स्टेटमेंट की। अब क्योंकि आप बाहर रहते हैं, आपका पाकिस्तान में कोई इनकम तो है नहीं, तो पाकिस्तान में जो आपके एसेट्स वगैरह हैं या आपकी फैमिली जो एक्सपेंसेस करती है आप उनकी डिटेल दे सकते हो। वैसे ये आपके लिए ऑप्शनल होती है, अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर उन्होंने फॉर्म के साथ अटैच किया हुआ है तो उसका मतलब यही है कि आपको ये देनी चाहिए। पर्सनल एक्सपेंसेस में चलें, पर्सनल एक्सपेंसेस में आए तो यहाँ पे आपने टोटल बताना है आपका रेंट, अगर घर रेंट का यहाँ पे जहाँ पे वो रहते हैं तो रेंट कितना दिया, कोई कार मोटरसाइकिल ली तो उसका सालाना व्हीकल पे कितना खर्चा है, ट्रैवलिंग पे कितना किया, इलेक्ट्रिसिटी वाटर गैस, ये सभी पर्सनल एक्सपेंसेस हैं आपके। उसके अलावा अगर आपने कोई सिक्योरिटीज़ ली हुई हैं तो सिक्योरिटीज़ पे कितना खर्चा है वो आएगा, मेडिकल के 1 साल का कितना खर्चा है, एजुकेशन पे आपके बच्चों की आपके अपनी अगर यहाँ पे कुछ चल रही है एजुकेशन उस पर, या डोनेशन ज़कात वगैरह पे कितने हैं, इन सारे हेड में आपने उनके रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देने के बाद उससे भी अलावा अगर आपके कोई खर्चे बच जाएँ तो उनको ये जो अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं इसमें लिख देंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहीं पे लिख देता हूँ भी 4,50,000 आपका पूरे साल का खर्चा हुआ है इन सभी हेड्स पे मिला के, क्योंकि जब आप अपनी पर्सनल करेंगे तो वो कैलकुलेट होकर ऊपर ही आनी होती है। ये हमने बता दिया जी सारा। यहाँ पे नीचे ऐड होता है कंट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बाय फैमिली मेम्बर, यानी अगर आपके दूसरे चाचा ताया भाई कज़न किसी ने आपके एनुअल खर्चों में कोई मदद की है तो उन्होंने आपको कितनी मदद दी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद चलना होता है पर्सनल एसेट्स पे, और ये वैल्यू जो है ये पिछले साल से आ रही है, क्योंकि जिनका मैं अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ ये पिछले साल में सबमिटेड था, तो ये वैल्यू उनकी आ रही है, इसको आप ख़त्म कर देंगे अगर आप पहले साल कर रहे हैं। अगर आप दूसरे साल कर रहे हो तो दूसरा फॉर्म जब दिखाऊंगा तो यहाँ पे इंपोर्ट का बटन होगा, जैसे इंपोर्ट का बटन दबाएंगे तो ये वैल्यूज़ ऑटो आ जाती हैं और उनको आप करंट ईयर के साथ में जस्ट रिप्लेस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब हम पर्सनल बताएंगे आपके पर्सनल एसेट्स। एसेट्स में क्या होता है, एसेट्स में आएगा आपका पर्सनल कैश, अगर आपके पास कैश यहाँ पे कितना पड़ा है, बैंक अकाउंट्स में कितना पड़ा है, उसका 30 जून का बैलेंस मिसाल के तौर पर क्या देते हैं जी, वो पड़ा 1 लाख रुपया। उसके अलावा पर्सनल आइटम यहाँ पे जो भी आपकी हैं, मोबाइल, आपका कोई पर्सनल कंप्यूटर, यहाँ की जितने भी आपके पर्सनल आइटम्स हैं जो आपके घर में मौजूद हैं उनकी वैल्यू तो मार्केट होती है तो वो आप लिख देंगे। मिसाल के तौर पर हमें ये वैल्यू दी। फिर हाउस होल्ड इफेक्ट जो आपके घर की ज़रूरी अशिया होती हैं, ज़रूरी चीज़ें होती हैं इस्तेमाल की, उन पर क्या उनकी वैल्यू क्या है वो लिखेंगे आप, वो हम डिक्लेयर कर देते हैं ये। अच्छा, इन सब के बाद अब बारी आ जाती है आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की। अगर आपके पास एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है और वो नॉन बिजनेस है, जस्ट आपके नाम पे आप उससे कोई बिजनेस गेन नहीं कर रहे, तो वो ये सामने हेड में आएगी, प्लस वाला आइकन दबाओ, प्रॉपर्टी और कंटेंट यहाँ पे लिखो, उसका प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखो, नीचे लिखो 10 मरला 50 मरला जितना भी है, लिखने के बाद ओके करो, यहाँ सेल बनेंगे इस तरह, उसमें वैल्यू दे दो। फिर कमर्शियल इंडस्ट्रियल, यहाँ पे अगर आपकी कोई शॉप्स हैं लेकिन वो बिज़नेस के लिए यूज़ नहीं हो रही, जस्ट आपके नाम पे हैं तो आप लिख सकते हो। प्रॉपर्टी आपका घर है अपना जैसे, वो उसको आप डिक्लेयर कर सकते हो। बिज़नेस कैपिटल आपके रेलिवेंट नहीं है। इक्विपमेंट नॉन बिज़नेस को घर पे पड़े हुए इक्विपमेंट चीज़ें पड़ी हैं उनका टोटल आ जाएगा। फिर एनिमल आपके घर पे गाय भैंस बकरी कुछ भी जो नॉन बिज़नेस है लेकिन उनकी वैल्यू तो है, ज़ाहिर बात है, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर ये अकाउंट बड़ा रेलिवेंट होता है आपके लिए, इसमें आपने बताना होता है आपने यहाँ पे जो बैंक अकाउंट्स है आपके वो 1 है या 10 है, उन सबको एक एक करके आप यहाँ पे ऊपर अकाउंट नंबर लिखोगे, नीचे बताओगे वो क्या है, MCB है, बैंक अल्फला है, क्या है, जैसे HBL का अकाउंट है, सेविंग है, करंट है, वो यहाँ पे लिख के उसमें उसका 30 जून का बैलेंस यहाँ पे आप लिख दोगे। इसके अलावा जितने भी आपके अकाउंट होंगे यहाँ पे करंट अकाउंट वगैरह जिस पे आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, यानी आपकी कोई अर्निंग नहीं आती है उनसे, आप जस्ट अपने पर्सनल सेविंग्स के लिए उनको यूज़ कर रहे हो, तो वो यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हो। फिर नीचे आ जाता है एनी अदर एसेट, जो इसके अलावा भाई अगर आपके पास कोई एसेट्स हैं, यानी ये जो यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप लिख लो एसेट इन अदर नेम, आपने अपने भाई बहन माँ बाप किसी के नाम पे कोई ली हुई है प्रॉपर्टी यहाँ पे या कोई भी एसेट ली है, उसको यहाँ से डिक्लेयर करो, प्लस वाला आइकन दबा के उसका कंटेंट लिखो, वो क्या है, कहाँ है, किस जगह है, कितनी वैल्यू की है। लिखने के बाद सेम वैल्यू के लिए इस तरह सेल बन जाएगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर कर दो। अच्छा, ये सब देने के बाद आपने करना होता है इसको कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आ गई। अब ये जो हेड है एसेट हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान और कैपिटल एंड वोटिंग राइट्स, ये बताना चाहें तो बता दें, अगर आपके हैं कोई नहीं है तो छोड़ दें, ये आपके रेलिवेंट नहीं है। अब नीचे ये आपकी लाइबिलिटीज़ है, यानी अगर आपने किसी को कुछ देना है, पैसे दें, किसी से एडवांस लिया हुआ है और किसी से कर्ज लिया हुआ है
तो पेएबल्स हैं आपके कुछ बाकी बचे हुए हैं जो आपने किसी को देने हैं, वो देने के लिए आपने ये प्लस वाला आइकन दबाना होता है, ऊपर लिखना होता है उस बंदे का नाम। जैसे हमने ये नाम डिक्लेयर कर दिया, नीचे आपने लिख दिया जी मैंने इसको 10 लाख रुपए देना है, और इस साल में जितना आप उसको पे कर देंगे, मिसाल के तौर पर आपने उसको 1 लाख पे कर दिया, आपने लिख दिया, यहाँ से इसको कैलकुलेट किया, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट ईयर आपने इसमें जो अगले साल आप पे करोगे उसको इसमें जमा कर देंगे, इसको ख़त्म नहीं करेंगे, उस वैल्यू को इसमें जमा कर देंगे। अब जब यहाँ पे सारी कैलकुलेशंस कंप्लीट हो जाएंगी इन तमाम हेड्स की, इसके बाद चलना होता है हमने अब रिकन्सिलेशन करने के लिए इन दोनों यानी पर्सनल एसेट्स और ये एक्सपेंसेस को बैलेंस करने के लिए। तो चलते हैं रिकन्सिलेशन पे। यहाँ पे आए तो यहाँ पे सबसे पहले आपने बताना होता है कि आपने बाहर से कितना पैसा भेजा पाकिस्तान में एक साल में, फॉरेन रेमिटेंस आपने कितना किया। तो मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ जी आपने 15 लाख रुपए का रेमिटेंस भेजा एक साल में। फिर इनहेरिटेंस में अगर आपको इस साल 2022 ईयर में अगर कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिली तो वो लिखोगे, नहीं मिली तो ज़ीरो कर दें या इसको खाली छोड़ दें, एक ही बात है। कोई गिफ्ट मिला है, मिसाल को मोबाइल गिफ्ट मिल गया तो उसकी वैल्यू लिख दें, नहीं मिला तो रहने दें। इसको कैलकुलेट करें तो ये देखें अभी 11 लाख रुपए के हमने एसेट्स जो हैं उनको बैलेंस करना है, वो रह गए बाकी करने वाले। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हमने चलना है पर्सनल एसेट्स पे, और इनको जो है वो इस हिसाब से बढ़ाना है क्योंकि उसके मुताबिक हमारे एसेट्स कम है और हमारी अर्निंग ज़्यादा है। तो मिसाल के तौर पर ये 1 है, हम इसको 12 कर देते हैं आपको समझाने के लिए से भी किस तरह से कैलकुलेशंस होती हैं। ये देखें ये बैलेंस हो गया, पूरा का पूरा बैलेंस आ गया। अभी हमारे एक्सपेंसेस, एसेट्स और ये सब कुछ बैलेंस हो गया। इस तरह से आपकी जो वेल्थ स्टेटमेंट है इसको आपने बैलेंस करना होता है, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड रिकन्सिलेशन। इनको यहाँ पे बैलेंस कर लेने के बाद, रिकनसाइल करने के बाद आपने चलना होता है वेरिफिकेशन के टैब पे। यहाँ पे आके आपने वेरीफाई पिन देनी है, इसको एक दफ़ा यहाँ से आपने वेरीफाई पिन दबाना है। ये देखें कोड वेरीफाई सक्सेसफुल हो गया, और उसके बाद आपने यहाँ से इसको एक दफ़ा सेव कर लेना है और यहाँ से आपने इसको सबमिट कर देना है। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर के नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के टैक्स रिटर्न के बारे में। सेकंड नंबर वाले नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी ने सिर्फ पाकिस्तान से कमाई हुई दौलत का हिसाब देना है, यहाँ जमा किए एसेट्स एंड एक्सपेंसेस का हिसाब देना है, और वेल्थ स्टेटमेंट भी सिर्फ पाकिस्तानी दौलत के हिसाब से फ़ाइल करनी है। क्योंकि पाकिस्तान से सोर्स ऑफ इनकम होने की वजह से अब इन पर पाकिस्तानी टैक्स लॉ लागू होगा और इनकी टोटल टैक्स कैलकुलेशन भी इसी हिसाब से होगी। उसको करने के लिए पहले हमने जो ड्राफ्ट में रखा हुआ था, ये पहले वाला फॉर्म, इसको हम करेंगे डिलीट। अब दोबारा से हम चलेंगे डिक्लेरेशन टैब पे और यहाँ से जो नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म ले लेंगे, 2022 का पीरियड चूज़ करेंगे और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आगे सबसे पहले आप चलेंगे अदर सोर्सेज में, रिसिप्ट और डिडक्शन में। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने रेंट रिसीव करते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर टोटली रेंट आता है उनको, या वो जो यहाँ पे विदहोल्डिंग टैक्स पे करते हैं। तो विदहोल्डिंग टैक्स की टोटल कैलकुलेशन मैं आपको पिछले पार्ट 1 में बता चुका हूँ, सेम आपने वही करनी है, मैं वो यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। और ना ही यहाँ पे मैं वेल्थ स्टेटमेंट दोबारा रिपीट करने वाला हूँ ताकि आपका टाइम बचे, और आप वहीं से देख लीजिएगा सारा, क्योंकि उसी में मैंने हर चीज़ डिफाइन कर दी। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट ऐड है उन बंदों के लिए जो यहाँ पे जिनकी प्रॉपर्टीज़ है उनसे रेंट लेते हैं वो सालाना, वो है ये ग्राउंड रेंट। आपने कितना लिया एक साल में, हमने मिसाल के तौर पर रिसीव किया 2.5 लाख रुपये, आपने टोटल रेंट रिसीव किया एक साल में, ठीक हो गया। उसको आपने यहाँ से किया कैलकुलेट। उसके बाद इसके अलावा अगर आपने किसी से कुछ पैसे वगैरह लेने हैं तो अदर रिसिप्ट में आ जाएंगे। उसके बाद आपने किसी को कुछ पैसे दिए थे, डिपॉजिट करवाया थे, या आपने कैश दिया था किसी से, उससे वापस आए हैं पैसे, तो वो कितने आए हैं वो आप लिख दोगे। उसके बाद यहाँ पे 2 ऐड हैं, एक प्रॉफिट ऑन डेट और दूसरा भी प्रॉफिट ऑन डेट। एक है आपका सिंपल वाला और एक अगर आपकी अमाउंट जो आपको मिला है प्रॉफिट वो 5 मिलियन से ज़्यादा है। तो अमूमन तो 90% केसेस में ये कम ही होता है, तो हम इस खाने में लिख देंगे कितना आपका प्रॉफिट एक साल में मिला है, उसको हम करेंगे यहाँ से कैलकुलेट। अब हमने इसको ऑथेंटिकेट करना होता है जो यहाँ पे आपको मिला है। ऑथेंटिकेट करने के लिए आपने चलना होता है, इसको बंद करें, टैक्स चार्जेबल में चले, यहाँ फाइनल फिक्स्ड में आ जाए। ये देखें ये हेड मिल गया हमें, प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 7B नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन। ये हमने यहाँ पे अब आना है, ये प्लस वाला आइकन दबाना है आपने, ऊपर अपना वो बैंक नंबर लिखना है, अकाउंट नंबर जहाँ जिसमें आपने ये सारा सेविंग अकाउंट रिसीव किया है, ये टोटल सेविंग जो आपकी अमाउंट आई है वो रिसीव की है। यहाँ पे आप बताएंगे आपको वो टोटल अमाउंट कितनी, हमने बताया था 3,50,000 है। इसके बाद आप चलोगे ऊपर वापस, यहाँ से आके इसको करोगे कैलकुलेट। जैसे कैलकुलेट किया तो उसके सामने उसने ये टैक्स चार्जेबल दे दिया, इसको हम करेंगे कॉपी। और मैंने यहाँ पे आपको ये ग्राफ दिखाया, इसमें देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी अमाउंट पे कितना टैक्स बनता है। नीचे आएंगे वापस और इस सेक्शन के सामने यानी जितना हमारा टैक्स बनता था उतना हमने पे किया इसके अगेंस्ट, और यहाँ से इसको करेंगे दोबारा कैलकुलेट। तो ये देखिए ये यहाँ पर टैक्स कलेक्टेड एंड डिडक्टेड में आ गया, यानी अब हमने इसको ऑथेंटिकेट कर दिया भी, हमारा जितनी सेविंग पे हमें मिली थी उस पर अगेंस्ट हमने इतना टैक्स पे कर दिया। अब चलते हैं कंप्यूटेशन पे देखने के लिए कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा वैल्यूज़ नहीं आई। तो मिसाल के तौर पर देखें टैक्स चार्जेस आपका बना है 71,000,
नॉर्मल टैक्स आपका बना है 18,500 और 52 क्योंकि आप पे कर चुके हो ऑलरेडी अपनी सेविंग के अगेंस्ट, तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे नीचे देखें तो 52,500 आपका विदहोल्डिंग टैक्स है जो आपने पे किया है। उसके अलावा 18,500 आपका एडमिटेड इनकम टैक्स आ रहा है जो आपने अब पे करना है अपनी टोटल इनकम के अगेंस्ट। ये 52,500 वही है जो भी आपने अपने सेविंग के अगेंस्ट आप जमा करवा के आए हो, भी मैंने इतना टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया। अब आपने करना ये होता है, इसके बाद चलना होता है आपने एडजस्टेबल टैक्सेस पे। और जैसे मैंने पार्ट 1 में बताया था, अभी सारे एडजस्टेबल टैक्सेस मोस्टली यहाँ पे यही आपके रेलिवेंट होंगे जिनके सामने ये निशान है, ये वाले, इन्हीं को आपने डील करना है। जैसे मैंने पहले बताया था वो देख लीजिएगा दोबारा, इसको यहाँ पे डील कर लें। और जैसे आप यहाँ पे इनको डिक्लेयर कर देंगे और अगर आपके वो टैक्सेस इतने हैं कि वो इससे सरपास कर जाएँ, 18,000 से ऊपर गुजर जाएंगे, तो वो सारी अमाउंट जो होगी वो आपके रिफंडेबल इनकम टैक्स में आ जाएगी और फिर आप उसका रिफंड ले सकते हैं। अगर वो कम होंगे तो ये अमाउंट माइनस हो जाएगी उतने में से, तो बाकी जितना भी बचेगा उतना आपने एडमिटेड इनकम टैक्स पे करना है। पे किस तरह से करना है उसके लिए भी वीडियो मौजूद है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है एडमिटेड इनकम टैक्स का, वो वीडियो देख लीजिएगा। अब रही इसके बाद चलना होता है आपने अपने वेल्थ स्टेटमेंट में। तो वेल्थ स्टेटमेंट तो मैं पहले ही आपको सारी डिफाइन कर चुका हूँ, आपने वही करना है सेम जैसे मैंने पहले बताया। तो ये तरीका होगा एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी का जिससे पाकिस्तान से भी इनकम है और बाहर भी इनकम है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो अब मैं फाइनल आपको वो पॉइंट बताता हूँ कि वो कौन सा काम आपने करना है सबमिशन से पहले भी, अगर आप नहीं करेंगे तो आप नॉन रेजिडेंट कंसिडर ही नहीं होंगे। उसके लिए चलना होता है आपने ये एट्रीब्यूशन के टैब पे, और यहाँ पर आपने अपना रेजिडेंशियल स्टेटस लाजमी चूज़ करना है एज ए नॉन रेजिडेंट। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप पाकिस्तानी कंसिडर होगे, नॉन रेजिडेंट कंसिडर नहीं होगे। फिर जो भी लॉ लगेगा वो पाकिस्तानी के हिसाब से लगेगा। ये लिखने के बाद आपने आना है वेरिफिकेशन पे, यहाँ पर सिंपल वही वेरीफाई पिन करना है और उसको वेरीफाई करना है। फाइनली आपने इसको सेव करना है और उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे आप आ जाओगे वापस अपने डैशबोर्ड पे, और ये जो आपने सबमिशन की होगी ये आपको नज़र आएगी इधर डिक्लेरेशन में। यहाँ पे आपको 2022 की सबमिशन नज़र आ जाएगी, तो इसका मतलब है आपके सारा सबमिट हो चुका है। तो ये तरीका था एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी का विद इनकम एंड विदाउट इनकम रिटर्न फाइल करने का तरीका पाकिस्तान से। मज़ीद अगर वो आप वो कोर्स लेना चाहते हैं तो वो लाजमी लें, उसमें मैंने इन डिटेल एक एक हेड को अलग-अलग डिफ़ाइन किया हुआ है कि ये किस तरह से आप कर सकते हो, इसमें आपको क्या बेनिफिट होगा क्या नहीं बेनिफिट होगा। तो अगर आप एक नॉन रेजिडेंट हैं जिसका पाकिस्तान में बिज़नेस भी है तो बिज़नेस की रिटर्न मुकम्मल जानने के लिए राइट वाली वीडियो देखो, और अगर आप ये जानना चाहते हो कि वेल्थ स्टेटमेंट का मुकम्मल फार्मूला क्या है तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।